अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, आज हमने देखा कि अडियाला जेल आने वाले रास्तों पर भारी सिक्योरिटी मामूर रही। दागल और गोरखपुर के मुकाम पर मार्केट्स को बंद करवा दिया गया। अब यह सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कल हमने हालिया कशीदगी के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी सुनी। एक तो ये कि स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का इंदिया दिया, जो यकीनन इस माहौल में एक अच्छी खबर है। दूसरी जानिब PTI ने अपने पार्लिमानी इजलास में हुकूमत की एक तजवीज़ करदा कमेटी में शमूलियत की पेशकश को कबूल कर लिया। इस कमेटी में PTI पार्लिमानी लीडर्स के कुछ नाम सजेस्ट करेगी, जो राना सनाउल्लाह के साथ अडियाला जेल जाकर बानी PTI और इनकी अहलिया की जेल सहूलियात का जायज़ा लेंगे। लेकिन आज इस हवाले से इख्तलाफी खबरें भी आ रही हैं कि जिनमें कुछ अरकान के हवाले से बताया जा रहा है कि इन्हें इस किस्म की किसी ऑफ़र का इल्म नहीं। बहरहाल अब ये ख़बरें सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए कितनी साजगार होंगी, इस पर बात करना तो कबल अज़ वक्त है, मगर हुकूमत और PTI को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इन्हें जल्दी पर तेल डालने की बजाय मुज़ाकरात से मामलात को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि सियासत में तसादुम के साथ वापसी का रास्ता भी मौजूद होता है। इन तमाम ख़बरों के दरमियान माइनस इमरान खान या पार्टी पर पाबंदी या गवर्नर राज की बातें भी की जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। अडियाला जेल में आज भी हमने वही सिचुएशन देखी, सिक्योरिटी खासी भारी रही, वहाँ पर मार्केट्स बंद करवा दी गई, मुलाकात नहीं करवाई। एक तरफ ये कन्फ्रंटेशन है और दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। फिर कायमा कमेटी की जो हुकूमती पेशकश है उसको कबूल करने के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि अलाउ कर दिया जाएगा, इजाज़त दी जाएगी गालिबन के खान साहब से मुलाकातें की जाएं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों व्यू पॉइंट्स में से किस तरफ जा रहे हैं मामलात? आपको लगता है कि ये मुंतकली भी हो सकती है? तलाल चौधरी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि अगर ऐसे ही इंतशार रहा, धरने देते रहे, बाकी कैदियों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ की, तो हो सकता है एक कैदी को हम कहीं और ट्रांसफ़र कर दें। देखिए, दो चीजें हुई हैं। एक तो जाहिर है कि तलखियां तो बड़ी हैं, टेम्परेचर तो बड़ा है, और अभी फिलहाल एक ही कल परसों ये वाकया हुआ है जो मुझे पता चला है कि इन्होंने कोई राना सनाउल्लाह साहब ने, आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में जो PTI के लोग थे उनके साथ बात की। उन्होंने आगे से कहा जी कि आप हमें बताएं कि इमरान खान की खैरियत का क्या मैकेनिज्म आप बनाएंगे। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी बना दें जो कि इमरान खान से मुलाकात करे और देखे कि सहूलतें वहाँ पे क्या है। और नून लीग के इन लोगों ने फिर अयाज सादिक साहब से बात की और एक मैकेनिज्म इन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये कमेटी वहाँ पे जाए और वो खान साहब की जो सेहत है, सहूलियात है, उसके ऊपर एक अपना मैकेनिज्म बनाए और देखे कि है कि नहीं है। लेकिन अब ये देखते हैं कि इसकी परमिशन होती है या नहीं होती है। हो जाए तो बहुत अच्छा है। जाहिर है कि एक मैकेनिज्म हो जिसमें पार्लियामेंटेरियन जा सकें, देख सकें क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद जो है वो आके बात हो सकेगी। सही, एक तो ये चल रहा है। ठीक दूसरी तरफ जो है वो जाहिर है कि एक रेट्रिक है, वो भी चल रहा है। और हमेशा ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट में लोग होते हैं जो कि अग्रेसिव होते हैं, एक लोग होते हैं जो कि सुलह कराना चाहते हैं। लेकिन असल जो बुनियादी मसला है वो तो कहीं कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहा, और वो मसला ये है इमरान खान की पॉपुलैरिटी हुकूमत से मैनेज नहीं हो रही, और हुकूमत की जो कोर्सिव एक एटीट्यूड है या जो कोर्जन है वो PTI से मैनेज नहीं हो रही। सो आई मीन बेसिक जो जो मसला है वो तो वहीं पे है। और दूसरा ये कि मुझे तो समझ नहीं बाहर है ये कि हुकूमत को क्या क्यों सूट ये करता है कि टेम्परेचर हाई रहे। मतलब मैं अगर हुकूमत में हूं तो मेरी कोशिश तो ये होगी कि टेम्परेचर नीचे रहे ताकि मुल्क नॉर्मल लगे कि चीजें आ रही हैं, कोई अपना आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई बेहतर होना शुरू हो। कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको पता हो कि टेम्परेचर नीचे आने से इस्टेब्लिशमेंट और PTI के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो फिर तो आप ये नहीं होने देंगे। देखिए, अब पता नहीं ना, ये इस्टेब्लिशमेंट की अपनी सोच भी ये है कि टेम्परेचर ऊपर रहे तो तभी ऊपर है ना।
ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि हुकूमत चाहती है टेम्परेचर ऊपर रहे और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि ना रहे, तो ऐसा नहीं है। हुकूमत में इस वक्त, एस्टैब्लिशमेंट में, हुकूमत में ये कंसेंसस है कि टेम्परेचर ऊपर रहे। अच्छा। और वो रोज खुद कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे टेम्परेचर ऊपर है। और शायद एक लॉजिक उसका ये है कि जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है वो सूट नहीं करती इस वक्त हुकूमत को। एस्टैब्लिशमेंट की जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उनके पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो इस कदर कमजोर है सियासी तौर के ऊपर इमरान खान के मुकाबले में कि वो उनको कोई मदद नहीं कर पा रहे। ना तो उनके पॉलिटिकल नैरेटिव में कोई वो एक स्टेप उनको कोई साथ मदद दे पा रहे हैं, ना ही किसी और हवाले से उनको कोई फायदा उनका पहुंच रहा है। तो बहरहाल, लेकिन अगर इसके बावजूद फवाद साहब, फैसल वाडा साहब, इसके बावजूद अगर कहते हैं कि माइनस इमरान होगा नहीं तो पूरी पार्टी माइनस हो जाएगी, तो हुकूमत को फिर ओवरडू करने की क्या जरूरत है? नैरेटिव ही वो है जो उनको सूट कर रहा है। लेकिन वो तो खैर ठीक है, लेकिन वो तो 2.5 साल से ये नैरेटिव है ना। मतलब इशू तो ये है ना कि माइनस इमरान खान का पहले तो मतलब ही मुझे तो समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब। यानी आप देखिए ना, आपने किससे माइनस करना है? आपने जो तरीके इंसाफ थी वो तो आपने 9 मई और 20 जून के दरमियान में ठुड्डे मुक्के मार के खत्म कर दी। अब तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं, दरमियान में ना कोई कार्डर है ना पार्टी है। ये जो लोग हैं, जैसे सलमान राजा हो गया या गौहर हो गया या वकास हो गया या पुराने रऊफ हसन टाइप हो गए या हामिद खान टाइप हो गए, इनकी क्या हैसियत है? इनको कल फारिग कर दें, आज फारिग कर दें। इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को बना दें पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर। वो पॉलिटिकल, मतलब आपको इतने अब हो गए हैं, साल हो गए हैं ये करते हुए, सहाफत करते हुए। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये जो 21 रुकनी कमेटी तहलील हुई है, आपको 2-3 लोगों के बाद नाम ही नहीं पता होंगे ये कौन लोग। सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जब आपने स्ट्रक्चर पहले खत्म कर दिया तो अब आप क्या माइनस कैसे करेंगे? तो मतलब फैसल वाडा से भी मैं समझना चाहूंगा किसी वक्त कि वो कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, आपने भी इस पर एफर्ट की, मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद साहब से मुलाकात कर ली, तो आपकी तो सारी मेहनत खान साहब का एक ट्वीट ख़राब कर देता है। जो उन्होंने ट्वीट किया उसका DGISPR ने रिस्पांस दिया, फिर उसके रिस्पांस में पेशावर जलसे में शायद खटक साहब की तकरीर, जिसमें जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो शायद TV पे रिपीट नहीं हो सकती। ये क्या हुआ सारा फियास्को? ये तो आपकी एफर्ट भी ज़ाया हो गई। हम तो एफर्ट करते ही रहेंगे, हमारी तो कोशिश जारी ही रहेगी। और सच्ची बात यह है कि ये चीजें तो तल्ख और शीरीं होती ही रहती हैं। जलसे में मेरा वैसे ख्याल आपसे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में तो PTI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जलसा किया, दोनों में एक्चुअली जो अंडरलाइन बात थी वो एंगेजमेंट की थी, और वो ये थी कि हम एंगेज करना चाहते हैं। नहीं फवाद साहब, शायद खटक साहब ने 3 वज़रा के नाम लेके गाली दे दी उनको। दूसरा कोई स्टेक होल्डर थोड़ी है, वो तो बेचारे साइड पे बैठे दही खा रहे हैं, गाली नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, वो तो वैसे है अपना, बेचारे जो हैं वो तो ऑलरेडी गाड़ी शाड़ी के अलावा उनके पास है क्या। थोड़ा सा वैसे तो एथनिक और नेशनलिस्ट नैरेटिव भी नज़र आया। वो एक शेर पढ़ा पश्तो में सुहेल आफरीदी साहब ने, जिसका मफहूम यही था, वो एक उसमें नेशनलिस्ट अप्रोच थी कि अगर हम जाग गए तो इसके बाद कोई नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन वो तो पूरा पंजाब भी तो इमरान खान के साथ ही खड़ा है ना। नेशनलिस्ट अप्रोच में तो इशू ये है ना कि या तो हो ना कि पंजाबी जो है वो पख्तूनों से ज़्यादा सोचते हो इस मसले में, सिंधी पख्तूनों से ज़्यादा सोचते हो, बलोची ज़्यादा सोचते हो। इस वक्त पाकिस्तान में आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, आप देखिए जो सारे सेपरेटिस्ट अकाउंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इमरान खान के खिलाफ और ज्यादा अकाउंट्स में जो है वो ट्वीट्स भी करते हैं, बातें भी करते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक ही लीडर है जो पाकिस्तान को जोड़ता है और वो इमरान खान। इस वजह से वो तो खैर कोई सच बात नहीं है, वो ठीक है, वहां पे जलसा हो रहा था, वहां पे उन्होंने ये बात कर ली। बट मेरी नजर में असल जो इशू है वो यही है कि आप इस मुद्दे को अगर सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है तो फिर 3 फरीक हैं। एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। और तीनों में से अगर एक भी इसके ऊपर राजी नहीं होता तो देखिए ये फिर हल नहीं होगा। नहीं, वैसे हुकूमत फरीक है। मियां साहब कहते होते थे 2017 में कि खान साहब आपसे हमारा कोई मसला नहीं है, जो आपको लाए हैं उनसे इशू है। नहीं देखिए, फरीक तो है, तो इतनी उन्होंने आखिर की है मेरे ख्याल में। जो उन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स को जिस जहाँ पे ले गए हैं तो उनको भी साथ रखना तो जरूरी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको सियासत के अंदर मुखालिफ को भी जिंदा रखना पड़ता है।
जी। अगर आप अपने सारे मुखालफों को ज़िबा कर देना फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस और होते हैं। इसीलिए मॉडर्न गवर्नमेंट्स कैसे चलती है, मॉडर्न गवर्नमेंट्स अपने मुखालफों के स्टेक क्रिएट करती हैं सिस्टम के अंदर, ताकि ये ना हो कि वो बिल्कुल ही जो है वो उनका कोई स्टेक ही ना हो और उन्हें परवाह ही ना रहे कि सिस्टम चले या ना चले। मसलन जो यूएसए है उसके अंदर आप देखें ना कि सिस्टम है जहाँ पे जोरान ममदानी इलेक्ट हो गए हैं। जी। क्यों? आपने पोजीशन के लोगों के प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टेक क्रिएट किए हुए हैं। पाकिस्तान में हम जो जो हमारे लोग हैं वो इस पे जो आ जाते हैं ना कि जो मुखालिफ है उसको तो बिल्कुल हमने जड़ से ही उखाड़ देना है, उससे भी बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इस पे जो खान साहब का ट्वीट था, एक तो क्लैरिटी से मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि वॉज इट अनकॉल्ड फॉर, उसकी ज़रूरत थी? आपको लगता है वो इसीलिए हो गया कि कोई रास्ता, कोई वेंट आउट करने का रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, तो जो भुट्टो साहब ने किया वही वो कर रहे हैं। और इसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं गद्दारी का मुकदमा हम रूल आउट नहीं कर रहे कि नहीं चलेगा, खान साहब के खिलाफ चल भी सकता है। उस तरफ जाएगी हुकूमत? देखिए, आप जो जो करेंगे उसका फ्रैंकली इमरान खान के जो इस वक्त जो कद है, जो एक आई वुड से कि ही हैज इज नाउ आई वुड से लोग उनकी हीरो वर्शिप करते हैं, तो अब उसको अब कैसे इफेक्ट करेंगे? देखिए ना, प्रॉब्लम यह है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों जो हैं उन वो इंडिविजुअल्स के पीछे जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स की कोई हैसियत नहीं होती। आपने सेंटिमेंट कैसे नहीं चेंज कर सके? राना सनाउल्लाह साहब का जो असल फेलियर है, पीएमएलएन का जो असल फेलियर है, अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट हूँ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ हूँ तो देखो मेरा गिला तो उनसे ये होगा कि भाई ये आपने नैरेटिव तो आपने बनाना था। आप लोगों से ना कोई नैरेटिव बना है, ना आपकी कोई पॉलिटिक्स है, तो आपको अब हमने 17 सीटों पे आप वज़ीर आज़म बन गए, 27 सीटों पे सदर बन गए, सारे वज़ीर आला आप हार के सीट आपने प्रोविंशियल असेंबली की आप वज़ीर आला बन गए। तो आखिर आप भी तो कुछ करें ना। तो उनसे वजन उठाया नहीं जा रहा। सो आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट का जो मेजर प्रॉब्लम है, जब वो ठंडा सांस लेके सोचेंगे, तो वो ये नहीं है कि इमरान खान की ट्वीट्स हैं या इमरान खान के बयानात हैं। द रियल चैलेंज फॉर एस्टैब्लिशमेंट इज दैट उनके जो पॉलिटिकल अलाइज हैं, दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू काइंड ऑफ असिस्ट देम इन एनी ऑफ देयर एंडेवर। अच्छा। तो ये इस चीज को उन्होंने देखना। और पीपल्स पार्टी की जो सिचुएशन है, आपको लगता है उनके लिए भी एक कन्फ्यूजन अब जन्म ले रही है कि आगे जाके अब सेपरेट होना है या क्या करना है, या फिर अपोजिशन पॉलिटिक्स करनी है? बिलावल साहब सनतकारों से खिताब करते हैं आज, वो कहते हैं मईशत को डंडे के ज़ोर पे ना चलाएं। पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि आप डिसेंट्रलाइज करें, आप मज़ीद सेंट्रलाइज कर रहे हैं इकॉनमी को। तो एक लिहाज से हुकूमत पे तनकीद ही कर दी उन्होंने। नहीं, वो थोड़े बहुत तनकीद करते रहते, लेकिन बिलावल साहब का वो अब हैसियत कद नहीं रहा ना। अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए सिंध में तो पीपल्स पार्टी तो वाइप आउट हो जाएगी। और एक दफा पीपल्स पार्टी के अंदर ये फीलिंग है कि एक दफा अगर हम अपोजिशन में, अगर देखिए ना, बिलावल साहब को इस वक्त तक ये एडवांटेज है कि जरदारी साहब की पॉलिटिक्स की वजह से एक दिन भी उनको अपोजिशन नहीं करनी पड़ी। अगर वो अपोजिशन उनको करनी पड़ जाए तो उनको तो लग पता जाए। अगर आज सिंध से 17 साल हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए, अगर आज वो अपोजिशन में जाएं और 2-3 साल वो अपोजिशन में रहें तो उनको तो लग पता जाए जिस किस्म के कारनामे उनके हैं। सो वो कभी ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो अपोजिशन में जाएं। सो दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द सन कि वो हुकूमत में रहें। और बिलावल साहब का भी अगर आप देखें तो वो सिर्फ ऐसे ही एक कभी कभी छोटी मोटी बात करते हैं, उसके बाद वो दोबारा वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। So he has lost all. इसीलिए जरदारी, इसीलिए बिलावल साहब का और मरियम का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर ऐसा नहीं है। We will have new political leadership in 2 or 3 years, but not बिलावल एंड जरदारी। अच्छा, आप हमेशा कहते हैं कि ये जो अलायंस है ये अपने बेनिफिट के लिए, अपने क्रोनीज को हेल्प करने के लिए पैसे बनाने आती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये कहता है कि करप्शन कम हुई है पाकिस्तान में। अता तारड़ साहब ने कहा कि 66% लोगों ने ये रिस्पॉन्ड किया है कि हमें तो अब रिश्वत देनी भी नहीं पड़ती, हमारे काम वैसे ही होना शुरू हो गए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ रही है मुल्क में। सर्वे किसने किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। पता नहीं ये कहाँ पे है। मेरे ख्याल में तो करप्शन का जो परसेप्शन है वो तो बहुत बड़ा है। आई डोंट नो फ्रेंकली, ये तो ओपिनियन हो सकता है ना, ओपिनियन डिफरेंट होंगे, बट फैक्ट इज के पाकिस्तान में कोई अगर आप अपना पोल करें तो आई थिंक चेक हो जाएगा, क्योंकि आपका पोल ज्यादा इंडिजिनस होगा। तब लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इसके ऊपर पोल करें।
अच्छा, और फाइनली असद कैसर साहब ने कहा कि बानी पीटीआई के पास अब भी ऑप्शन है कि अगर वो समझौता करें जेल से निकल सकते हैं। ही इज़ रिफ्यूजिंग टू डू इट। ये अनरियलिस्टिक नहीं है? अब तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कौन मुज़ाकरात कर रहा है? हमने टोन देख ली वज़रा की, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देख ली, कन्फ्रंटेशनल थी। नहीं, लेकिन ये ऑप्शन तो हर वक्त है ना इमरान खान के पास। अगर उन्होंने निकलना हो, देखो अगर आप लेट से आज हुकूमत में है, तो क्या आप कंडीशन है जो रोक रही एस्टेब्लिशमेंट है है, उनको? देखो वो नहीं जा रहे ना, मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, पॉलिटिक्स से स्टेप असाइड नहीं कर रहे, तो इसलिए उनके पर्सनल रिलीज तो आई थिंक इज नॉट एन इशू फॉर हिम। अगर अच्छा, उन्होंने पर्सनल रिलीज का लेना हो तो वो देखो ना, अगर मैं हुकूमत हूँ या एस्टेब्लिशमेंट हूँ ठीक। और इमरान खान मुझे कह रहे हैं जी मैं बाहर चला जाता हूँ और या मैं सियासत नहीं करूंगा, हम्म। इससे ज्यादा सूट मुझे क्या करता है? वो तो कल बाहर होंगे। नहीं, वैसे लेकिन वैसे इमरान इसमें खान इतना बड़ा हर्ज किया है क्योंकि मुस्लिम लीग की क़यादत के बहुत से लोग भी लंदन चले गए थे। ये रिट्रीट तो होती है सियासत में, स्ट्रेटजी का नाम है सियासत। बस, ये इमरान खान में नवाज शरीफ में फिर फर्क तो है ना। इमरान खान इमरान खान है, अब ये बातें तो हैं फिर उनकी, वो तो नहीं, वैसे मैं जितना उन्हें जान इस मुल्क की मैं तारीख में जितना वैसे उन्हें जानता हूँ ज़बरदस्ती ना, जिला वतनी भी हो जाती है। जबरदस्ती तो खैर इनको जबरदस्ती उस तरह नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में कि इमरान खान को मैं जानता हूँ, बड़े करीबी जानता हूँ, तो उनसे हाथ मरोड़ के उनसे नहीं काम कराया जा सकता। ठीक ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रांग शुक्रिया। पर्सनैलिटी है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि फोर्सफुली पीटीआई को कंपेल नहीं कर सकते मुज़ाकराती अमल के लिए, उसमें शराइत जो हैं वो तहरीक इंसाफ की भी होंगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत की बात करें तो हम एक अच्छी खबर सुन चुके हैं कि IMF के एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान के लिए दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी यानी EFF और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब 29 करोड़ डॉलर्स के फंड्स की मंजूरी दे दी है। अब इन फंड्स का इजरा IMF की शर्त करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद जारी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इस रिपोर्ट में जिन खामियों की निशानदही की गई या रिफॉर्म्स की बातें हुई, हुकूमत इस पर क्या करने जा रही है? ये रिपोर्ट कितनी संगीन थी? इस पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये एतराफ़ देख चुके हैं कि ये रिपोर्ट हुकूमत और पार्लियामेंट दोनों पर एक चार्ज शीट है और हुकूमत IMF की 15 तरजीही सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 31 दिसंबर तक एक एक्शन प्लान पर हतमी शक्ल देने जा रही है। अब क्या पाकिस्तान IMF के गवर्नेंस एजेंडे पर अमल दरामद कर पाएगा? इस पर हम माहिरीन की ये राय सुन रहे हैं कि इसके लिए पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर IMF के किसी अगले प्रोग्राम में जाता है तो इस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन ही मुमकिन तौर पर अगले प्रोग्राम की बुनियाद बनेगी। इस पर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाला सर्वे रिपोर्ट है। इस सर्वे में इस राय का तयन किया जाता है कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर क्या है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां 77% शुरका करप्शन रोकने की सरकारी कोशिशों से मुतमईन नहीं नजर आए, वहाँ पर 66% अफराद ने यह राय दी कि इन्हें ऐसी किसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा जिसमें इन्हें रिश्वत देना पड़ी हो। अब इस सर्वे को कितना पॉजिटिव लिया जा सकता है, इसी पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुर्रम हुसैन साहब और आबिद सुलहरी साहब मौजूद हैं। बोथ ऑफ देम आर एन एक्सपर्ट ऑन इकानमी। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। खुर्रम साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। एक सिचुएशन ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो परसेप्शन है करप्शन की, उसमें कमी वाक़ई हुई है पाकिस्तान में। बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट आती है IMF की तरफ से, उसमें स्टैगरिंग फिगर्स हैं कि तकरीबन 5 खरब रुपए की रिकवरीज जो नैब ने की, वो सब करप्शन का पैसा था। तो ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं, इससे हम अखज़ क्या करें कि करप्शन बढ़ी है या कम हुई है पाकिस्तान में? आई थिंक इन दोनों रिपोर्ट्स में इस सवाल का जवाब नहीं है कि बढ़ी है या कम हुई है। एक इनमें से, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, वो तो सिर्फ इतना बता रही है कि परसेप्शन क्या है, यानी कि जब वो लोगों से पूछते हैं तो वो परसेप्शन क्या बनती है। और उसका ये नहीं मतलब कि करप्शन वाकई में चढ़ी है या गिरी है। इट जस्ट मीन्स के परसेप्शन जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट हुई है। और दूसरी जो रिपोर्ट है
वो हमें बता रही है कि 5.3 खरब रुपए की अगर रिकवरी की है नैब ने, तो वो करप्शन तो उससे पहले के दौर में हुई थी। जिन सालों में ये रिकवरी हुई है उन सालों से पहले ही हुई थी ये करप्शन। और ज्यादातर बाय द वे मुजम्मिल, ये जो 5.3 खरब का फिगर है, इसमें तो हाउसिंग और प्लॉट्स की जो वैल्यूज हैं वो है। जो हाउसिंग सोसाइटीज को जमीनें या तो अलॉट हो गई थी, या हाउसिंग सोसाइटीज ने जो जमीनें आगे बेच दी थी जो उनको अलॉट नहीं हुई भी थी, इस किस्म की जो चीजें हैं। और ये प्लॉट फाइल्स और उनका फिगर है जो जो एड अप करके बनाया गया है 5.3 खरब में। तो आई थिंक अभी कहना मुश्किल है कि करप्शन चढ़ी है या कम हुई है। अलबत्ता जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है आईएमएफ की, उसमें जो उन्होंने बुनियादी चीज पॉइंट आउट की है जिसकी वजह से करप्शन पैदा होती है मुल्क में, और जो बुनियादी चीज ये है कि आपके गवर्नेंस फ्रेमवर्क में ओवरलैपिंग मैंडेट्स हैं बहुत सारे, और कोई समझ नहीं आती कि कौन सी चीज कौन से इदारे को बिलोंग करती है। वो खुरम तो साहब, चीज उसमें इंक्रीज ऑडिटर जनरल की ऑटोनॉमी का भी जिक्र हुआ है कि उसको ऑटोनमस बनाना पड़ेगा, तभी ये स्टैटिस्टिक्स मजीद बेहतर हो सकते हैं। डू यू एग्री कि दैट्स अ बिग इशू? आई थिंक इट्स अ बिग इशू, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा हल है जितना बनाया जा रहा है। उसके ऊपर मजीद और भी बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक ठीक है, पॉइंट आ गया। आबिद साहब, एक तरफ शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है, अब आईएमएफ की तरफ से जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी गई है इसके बाद, बट एट द सेम टाइम जो स्ट्रक्चरल कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम में, जिसकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट भी निशानदेही कर रही थी, आपको लगता है कि उन पर भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अब काम करना पड़ेगा हमें? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इकनॉमिक सक्सेस का ड्रीम है वो जल्द हम शर्मिंदा ताबीर करके दिखाएंगे, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है इट्स हाई टाइम। क्या लगता है आपको कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है पाकिस्तान की इकॉनमी? शुक्रिया मुजम्मिल। मैं अगर आपके पिछले सवाल को भी साथ जोड़ लूँ, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो गालिबन अफराद के परसेप्शन को जाहिर कर रही है। मुझे, आपको, खुरम साहब को, अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे पहले से कोई हमारा जानने वाला हो सकता है कि हमें वहाँ पे कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि रिश्वत देना पड़ी हो, हमारे काम हो जाते होंगे। कई ऐसे अपराध भी होंगे जिनको कि अपने जायज़ काम करवाने के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं। तो कोई भी जो सर्वे होता है उसको हमें इसी तरीके से लेना होता है कि वो उसके जो रिस्पोंडेंट हैं उनके जो भी हैं रिस्पॉन्सेस उनकी बुनियाद पे है। जो आपकी करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, जैसा कि खुरम ने कहा और मैं उनसे एग्री करता हूं कि उन्होंने कुछ सिस्टेमिक लूप होल्स की निशानदेही भी उसमें की कि स्पेशली जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, सिर्फ ओवरलैपिंग मैंडेट ही नहीं बल्कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो भी एक मेजर लूप होल बनती हैं, जिसकी वजह से पावर्स का मिसयूज होना या अपनी मर्जी से उसको इंटरप्रेट कर लिया जाना, और उससे भी आपकी गवर्नेंस के मसाइल भी पैदा होते हैं और करप्शन के मसाइल भी पैदा होते हैं। अब हम जब इसको आगे लेके जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये चीज़ जो कि हम सबको कई दहाइयों से इल्म थी इन सिस्टमिक इश्यूज का, वो अब आईएमएफ की एक फॉर्मल रिपोर्ट में आ गई। और हमें ये भी मालूम है कि केयर टेकर सेटअप की तरह मौजूदा हुकूमत जो है वो भी पूरी तरीके से कमिटेड है आईएमएफ के साथ अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने में। तो कम से कम ये जो एक रेगुलर पीरियोडिक रिव्यू होंगे आईएमएफ के, और उसमें जो टिक मार्क्स करना होगा कि आपने कौन कौन सी अदारा जाती या पॉलिसी इस्लाह जो है वो। आप सब इसके अलावा ये जो पब्लिक सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट्स के असासे डिक्लेयर करने की जो शर्त कबूल की गई है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आपको लगता है कि इससे ये जो ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जो आनी चाहिए, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स इट? ये चीज़ जो है, ये अगर आपको याद हो तो 2021 से लिंगर ऑन होती चली आ रही है, और अभी भी यही कहा जा रहा है कि अच्छा अगले साल से ये असासे जो हैं वो पब्लिक कर दिए जाएंगे। ये यकीनन ट्रांसपेरेंसी की जानिब एक अच्छा कदम है, लेकिन उसके साथ फिर ये सवाल भी तो आ जाता है कि आपके पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनकी जो असासा जात की तफसील थी वो भी तो पार्लियामेंट पीरियोडिक शाया करती है। उस पर जब भी शाया होता है बहुत सी दफ़ा नेम एंड शेम भी होता है कि जी फलां बड़ी शख्सियत और उनके पास अपनी ज़ाती गाड़ी भी नहीं, या उनके पास सिर्फ 4 तोले सोना है। तो उसके बाद आगे क्या होता है? तो अगर वो आगे क्या होने वाला जो है वो स्टेप नहीं लिया जाता तो फिर सिर्फ असासे डिक्लेयर करना जो है फॉर द सेक ऑफ डिक्लेरेशन वो शायद कोई इतना बड़ा
जो है वो चेंज नहीं लाएगा, लेकिन सही। अगर आगे उसको एफपीआर उस पर क्या स्टेप लेता है या उस पर हुकूमत क्या स्टेप लेती है, राउंड डिक्लेरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर इन चीज़ों की तरफ भी जाते हैं तो फिर ये यकीन एक काफ़ी जो है ठीक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। खुरम साहब, इसके अलावा जो इदारा शुमारियात के अपने नंबर्स हैं, अब उसमें रवा माली साल के पहले 5 माह में तजारती खसारे का जिक्र है और ये है कि दरामदात बढ़ी हैं, बरामदात में कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा ये भी है कि जुलाई से नवंबर तक के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बताते हैं कि जो खसारा है वो 37.17% का हो चुका है। साथ साथ IMF हमें ये भी कह रहा है कि सरकारी इदारों की आपने कारकर्दगी बेहतर करनी है तो आप प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करें। ये बड़े चैलेंजेस हैं, नियर फ्यूचर में अचीवेबल हैं? ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और नियर फ्यूचर में तो मेरा नहीं ख्याल अचीवेबल होंगे। ये लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन में फिर भी शायद कुछ रफ्तार पैदा हो जाए, पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। खास तौर पे अगर अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी अलग कर दे। मिसाल के तौर पर PIM में अगर वो फुल मैनेजमेंट कंट्रोल देने के लिए तैयार है तो हो सकता है कि मजीद फिर कुछ और इंटरेस्ट पैदा हो जाए प्राइवेट सेक्टर में। और मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी है कि ये फिस्कल ईयर खत्म होने से पहले PIE की कुछ हो जाए प्राइवेटाइजेशन में एक्टिविटी। पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा हूँ होगा, लेकिन रियलिस्टिक है। लेकिन और जो बाकी चैलेंजेस जिनका आपने जिक्र किया, जैसे एक्सटर्नल अकाउंट में जो खसारा पैदा हो रहा है और इंक्रीज करता चला जा रहा है, ये काफी एक पुराना पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है दोबारा से। जैसी हमारी मैशत में रफ्तार पैदा शुरू होती है, चाहे वो थोड़ी सी भी हो, तो एकदम से हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो खसारे में जाना शुरू हो जाता है। और उस चीज को अगर काबू ना किया गया तो 1 या 2 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की मैशत जो है वो दोबारा से डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिफॉल्ट पे हम लोग दोबारा पहुंचने वाले हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक पुराना पैटर्न लग रहा है कि दोबारा से शुरू हो गया और उसको किस तरह से अवॉइड किया जाए, आई डोंट नो। दूसरा जो आपने जिक्र किया था फिस्कल अकाउंट में जो खसारा पैदा हो रहा है, वो भी है तो अभी एक सिग्नल, लेकिन इतना बड़ा सिग्नल नहीं है अभी जितना एक्सटर्नल अकाउंट साइड पे है। और वो भी जैसे IMF रिपोर्ट अभी निकलेगी, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने कहा है कि प्राइमरी बैलेंस जो है वो सो लॉन्ग एज सरप्लस में रहे तो ओवरऑल फिस्कल फ्रेमवर्क फिर भी थोड़ा सा मजबूत रहता है उसकी वजह से। तो आई थिंक उधर फिर भी थोड़ी सी चीज सिचुएशन शायद काबू में हो, लेकिन एक्सटर्नल साइड पे और स्ट्रक्चरल साइड जो है खास तौर पे इधर बहुत बड़े बड़े वीकनेसेस हैं जिनको संभालना आई थिंक एक काफी लंबा मामला होगा। और जो 15 रिकमेंडेशंस खुरम साहब जो इस रिपोर्ट में दी IMF ने स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए, जिस पर औरंगज़ेब साहब ने पहले तो ये कन्फेस किया कि ये चार्जशीट है गवर्नमेंट और पार्लियामान के ऊपर, लेकिन 31 दिसंबर तक अब एक्शन प्लान बनेगा। इस पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि शुगर कार्टेल्स का भी जिक्र है कि उससे नुकसान कितना होता है पाकिस्तान में, सपोर्ट प्राइसेस जो दी जाती हैं, या फिर ऐसी पॉलिसी बना ली जाती है कि शुगर इंडस्ट्री को ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए क्योंकि पॉलिटिकल जो है वो क्रोनीज़ को भी वो हेल्प करता है ये सारा निज़ाम। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसकी IMF सिफारिशात के तौर पे आपको कंपेल करने की कोशिश कर रहा है, इस पर कुछ होगा? नहीं होगा तो नहीं। देख लें आपके ऐवान सदर में कौन बैठे हैं अभी, ठीक है ना, शुगर कार्टेल के जो सदर है वो खुद ही ऐवान सदर में जब तक बैठे होंगे तो इस शुगर इंडस्ट्री से पाकिस्तान को निजात कौन फरमाएगा, आई डोंट नो। आई थिंक बहुत ज्यादा दिहाई हो गई है अब कि पाकिस्तान एक इस कार्टेल के पंजों में फंसा हुआ है। इससे निकालना तो अब बहुत जरूरी है ना, डीरेगुलेट कर दें इसको, एक दफा जान छुड़ाएं इन शुगर मिलों से भी आखिर। लेकिन जैसा आपने भी आई थिंक जिक्र किया, जैसे रिपोर्ट में भी जिक्र है, इस अपने ही इंडस्ट्री के शुगर मिलों के जो सियासी जोड़ है वो इतना मजबूत है, इतना तेज है कि लगता ही है कभी कभी कि ये सारी सियासत चलती ही सिर्फ इन शुगर मिलों को चलाने के लिए है। आई थिंक होना तो होगा। अगर आपने करप्शन का खात्मा करना है तो इन शुगर मिलों को तो खत्म करना चाहिए,
और डीरेगुलेट करना चाहिए शुगर इंडस्ट्री को ऑल टुगेदर। मैं तो कहता हूँ खत्म कर दो बिल्कुल, बंद कर दो इन शुगर मिलों को। शुगर केन उगाने का कोई बिजनेस है नहीं पाकिस्तान में। नहीं तो कंजम्पशन फिर कहाँ से पूरी होगी खुरम साहब? ये कोई एसेंशियल क्रॉप है खुरम साहब, कंजप्शन कहाँ से पूरी होगी फिर? वो अयूब खान साहब के खिलाफ तो शुगर की वजह से पूरी तहरीक चल गई थी। आप तो बड़ा खतरनाक मशवरा दे रहे हैं। नहीं देखिए, अयूब खान के साहब के खिलाफ तो बहुत वजह से चली थी तहरीक, ठीक है। शुगर तो एक ही उसमें वजह थी, लेकिन बहुत और उसमें साथ साथ भी चीजें शामिल थी। ठीक, ये शुगर इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के गले लगी हुई है तब से लेके आज तक, इससे निजात फरमाना बहुत जरूरी है मुज़म्मिल। आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्कोर दिस पॉइंट इनफ। ठीक है। आबिद साहब, आपका क्या व्यू है इस पर? क्योंकि गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 90s के बाद तो लाइसेंसिंग भी बंद कर दी गई और एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें कॉन्सेंट्रेट कर दिया सारी शुगर इंडस्ट्री को। तो इसमें वाकई इतनी बड़ी रिफॉर्म चाहिए? खुरम साहब कह रहे हैं ख़त्म कर दें, वाइप आउट कर दें इसको। शायद शुगर मिलों का बंद करना जो है वो तो हल नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि ये जो महकमा खुराक बंद हुआ और अभी जो पास्को डिसॉल्व होने जा रहा है, ये रिकमेंडेशन जो थी ये परवेज मुशर्रफ के दौर से चल रही थी और उस वक्त से ये बात शुरू हुई थी शौकत अजीज साहब की वजारत उज़्मा के ज़माने से कि जनाब ये महकमे जो हैं ये स्पेशली जो महकमा खुराक है सूबाई, इनका कोई फ़ायदा नहीं और इनको ख़त्म किया जाए। और अब ग्रेजुअली अब आके पिछले 2 सालों से जो गंदम की सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है उसको फेज आउट किया जा रहा है। अब इसी तरीके से शुगर का हम सब जानते हैं हर साल ये क्राइसिस आता है। अगर बैनुल अक़वामी मंडी में कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं तो पाकिस्तान की शुगर बाहर चली जाती है, फिर वहाँ से महंगी इंपोर्ट होके आती है। नहीं है तो यहाँ पे क्रशिंग सीजन जो है वो लेट हो जाता है, किसान रोता रहता है कि उसके कमात को कोई उठाने वाला नहीं है। तो इसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी IMF की एक रिकमेंडेशन है एग्रीकल्चर में इन कमोडिटीज़ को डीरेगुलेट करने की, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब IMF टफ होता जा रहा है वो पाकिस्तान चूँकि इतनी ज़्यादा उनके साथ बदअहदी कर चुका है कि अब वो बहुत सी चीज़ें फ्रंट लोडिंग को डिमांड करते हैं कि शायद जो उतना टाइम ना ले जितना कि वीट की सपोर्ट प्राइस ख़त्म करने में लग गया, उसमें तो दहाइयाँ लगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये नियर फ्यूचर में फौरी तौर पे कल नहीं भी होता तो ये जो शुगर की डीरेगुलेशन है इट्स ऑन कार्ड्स। ये इस प्रोग्राम में नहीं तो इससे अगले प्रोग्राम में जो कि पाकिस्तान को लेना ही लेना है उसमें यकीनन ये डीरेगुलेट हो चुकी हो। और आबिद साहब, इसके अलावा एक और डिबेट जो चली आ रही है काफ़ी दहाइयों से वो ये है कि सेंट्रलाइजेशन करनी है इकॉनमी की या डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का प्लान ये है कि सेंट्रलाइज किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये व्यू पॉइंट नहीं है, हम डिसेंट्रलाइजेशन पे यकीन रखते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि डंडे के ज़ोर पे मईशत चलाना जो है वो अच्छा फ़ैसला नहीं है हुकूमत का। आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट NFC के ऊपर या फिर ये जो ट्रिकल डाउन था रेवेन्यू का पाकिस्तान में सूबों तक, इस पर कुछ एक बड़ी तब्दीली आ सकती है जिसका इशारा बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं? देखिए 7th NFC 2009 में हुआ और उसके बाद से अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई। 2 सेंसस आपके पास आ गए, 5 जनरल इलेक्शंस आ गए, 3 मेगा फ्लड्स जो थे 2010, 22 और 25 वाला आ गया। तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज हुई। अब इसका आउटकम क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम अब इस NFC में मीटिंग्स में उन सारी चीज़ों पे एक दफ़ा नज़रसानी की ज़रूरत ज़रूर मौजूद है। हमारे यहाँ तो ये हुआ कि सूबों को जब आपने 57.5% शेयर दिया तो वो उस तरीके से उन्होंने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन नहीं किया। वफाक जो है, वफाक में चूँकि सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स कैबिनेट साइज को बढ़ाना होता है, उन्होंने डिवाल्व सब्जेक्ट्स की मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको डिसबैंड नहीं किया। और जो उसमें एक बड़ी चैलेंज जो कि शहरों को फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ नाज़रीन को याद दिलाता चलूं कि 7वें NFC में ये भी था कि GST का 1/6 जो है वो लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली दिया जाएगा जब ज़िले ओक्ट्रा और जो ज़िले जो होते थे टूल चुंगियाँ वो ख़त्म हुई थी। अब वो जो था वो सूबों ने डायरेक्ट रख लिया, जिसके नतीजे में लोकल गवर्नमेंट में अगर कहीं पे इलेक्शन हुए भी तो उनके पास तो पैसा है नहीं जिससे कि आपकी जो बेसिक सोशल सर्विसेज जो है वो पूरा होनी है। तो ये एक खिचड़ी पक गई है जिसपे एक ऑनेस्ट डिस्कशन की जरूरत है और 2025 की तकाजों के मुताबिक जैसे भी उसमें
चेंजेस लानी है वो ज़रूर लाई जानी चाहिए। सही, इस पर जो है वो एक डिस्कोर्स होना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि व्यू पॉइंट हुकूमत का भी क्लैरिफाई हो जाए, अपोजिशन का भी। बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, आरी साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।